Hello and welcome back to Mech Zone. In the last lecture, we have already finished one main subject of the mechanical engineering, that is heat transfer. And in that heat transfer, we studied about conduction, convection, radiation, heat exchangers, and forced convection and free convection. We have actually in total 18 lectures of heat transfer, which you can look at in the channel on the YouTube, and you can study from those lectures. Keep solving the problems and share your doubts with us. We will try to revert back within 48 hours of your query. Now today we are going to start a very new subject in the mechanical engineering stream, that is fluid mechanics. We are today going to start fluid mechanics. Now fluid mechanics is also a very important subject and has a very large amount of weightage in GATE and ESC and other PSUs. Now, before starting this subject, let me make one thing very clear. और वो चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करके चले जाएं, बट कभी कभी एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अच्छों से नहीं हिल पाती. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को लेके स्पेशली मैं कुछ चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा, जिसमें से प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने की, और उस चैप्टर की प्रॉब्लम हम ज़रूर सॉल्व कर पाएँ. ठीक है, वो चैप्टर्स हैं हमारे. सबसे पहला है लैमिनार फ्लो, देन वी हैव लॉसेस इन पाइप्स. ओके, then we have Bernoulli Bernoulli's equation, and एक और जो चैप्टर है that is fluid kinematics and dynamics. ये मेन चैप्टर्स हैं जो हमें ज़्यादा फोकस करके चलने हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स थोड़ी रिलेटिवली इजी होती हैं और हम लोग इन्हें सॉल्व भी कर लेते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें दैट इज इंट्रोडक्शन. हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन. नाउ द वर्ड फ्लूइड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्लूअम. द वर्ड फ्लूइड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्लूअम विच मीन्स टू फ्लो. ठीक है, ये जो फ्लूअम है ये एक दूसरी डिक्शनरी का वर्ड है, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद लैटिन वर्ड होना चाहिए. तो फ्लूअम का मतलब होता है टू फ्लो और समथिंग विच हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो. अब आपको पता है कि जो फ्लो कर सकता है वो एक्चुअली दो ही चीज़ होंगी. एक हमारा होगा गैसेस, ठीक है, और एक हमारा होगा लिक्विड्स. तो gases and liquids have the tendency to flow. The reason is इनके molecules के बीच का जो भी space होता है, the distance between the molecules in case of liquids is large as compared to solids, और gases में ये space और ज़्यादा हो जाता है. gases में ये space और ज़्यादा हो जाता है. ये हमारा लिक्विड, ये हमारी गैसेस. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैसेस जो होगा वो लीस्ट हो जाएगा, और लिक्विड्स के केस में लेस देन सॉलिड्स हो जाएगा. तो मॉलिक्यूल्स आर नॉट हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड हेंस दे कैन बी सेपरेटेड. तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं. यही रीजन है कि लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ definite shape. They do not have a definite shape. Whereas अगर gases की बात करें, they neither have a definite shape nor volume. जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम किसी एक रूम में पर्टिकुलर कॉर्नर में अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो वो परफ्यूम पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है. तो क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी ना डेफिनेट शेप है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है. ये पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. और वेयर अगर लिक्विड्स की बात करें, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वेयर एज दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. तो हमें जो मेन फ्लूइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन में स्टडी करनी है, वो हमें बिहेवियर
को स्टडी करना है। और बिहेवियर 3 कंडीशंस में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, दूसरा है व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, और तीसरा है इंटरैक्शन विद सॉलिड्स, इंटरैक्शन ऑफ फ्लूइड्स विथ। अब इंटरैक्शन तो किसी दूसरे फ्लूइड के साथ भी हो सकता है या फिर एक आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो इंटरैक्शन ऑफ द फ्लूइड्स विद सॉलिड्स एंड इंटरैक्शन ऑफ द फ्लूइड्स विद अदर फ्लूइड्स। ठीक है, अगर हम अदर फोर्सेस की बात करें और अगर हम यहाँ पर लें सॉलिड्स और अगर यहाँ पर हम लें फ्लूइड्स, ठीक है, तो अगर हम देखें टेंसाइल फोर्स मींस टेंशन क्रिएट होना, मतलब समथिंग गेट्स इलोंगेटेड। तो सॉलिड्स के केस में टेंसाइल फोर्सेस होते हैं। फ्लूइड्स में अगर देखें गैसेस में टेंसाइल फोर्सेस नहीं होते, लिक्विड्स में होते हैं, जो कि नियरली कितने होते हैं, 0 होता है। ठीक है, फिर अगर देखें कंप्रेसिव फोर्सेस की बात करें तो सॉलिड्स में कंप्रेसिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स में कभी नहीं होते, बट एक कंडीशन में होंगे, ओनली व्हेन दे आर कन्फाइंड। अगर हम इन्हें किसी कंटेनर में या पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कन्फाइंड कर दें तब यहाँ पर कंप्रेशन फोर्सेस आ सकते हैं। फिर बात करें शेयर फोर्सेस की, तो सॉलिड्स में शेयर फोर्सेस होते हैं, गैसेस में शेयर फोर्सेस नहीं होते और लिक्विड्स में भी शेयर फोर्सेस नहीं होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि टेंसाइल फोर्सेस सॉलिड लिक्विड, चलो सॉलिड्स में तो होता है, कंप्रेशन भी सॉलिड्स में हो सकता है, शेयर भी होता है, बट अगर टेंसाइल फोर्सेस की बात करें तो हमारा फ्लूइड्स में, गैसेस में नहीं होगा, लिक्विड्स में डेफिनेटली होगा, बट दैट विल बी इक्वल टू नियरली 0। कंप्रेशन दोनों में हो सकता है, लिक्विड्स और गैसेस में, जब हम उन्हें किसी एक कंटेनर में कन्फाइन कर देंगे, और शेयर स्ट्रेसेस दोनों में ही हमारे होते हैं 0, शेयर स्ट्रेसेस इज 0। अब देखिए, हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स अंडर अ कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस। मान लीजिए हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, ये नीचे वाली जो प्लेट है ये फिक्स्ड है, ऊपर वाली प्लेट हमारी मूवेबल है, और मूवेबल प्लेट पर हमें कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद हमारा ये जो सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन होने के बाद ये हमने रेड लाइन से शो किया और इनिशियली हमने ब्लू लाइन से शो किया है, और अलग अलग टाइम पे इसका बिहेवियर हमने नोट किया है, टाइम T0, T1, T2 एंड T3। ठीक है, तो हमने जो कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया वो हमने एट T = 0 पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। बट एक चीज हमें ये रखनी है माइंड में कि ये जो हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, दिस शेयर स्ट्रेस इज लेस दैन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द सॉलिड, मतलब इलास्टिक लिमिट को वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ से नोटिस करेंगे वो ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि इस सॉलिड में कोई भी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होगी। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसकी अपनी एक शेयर स्ट्रेंथ है जो कि 0 नहीं है, और इसी शेयर स्ट्रेंथ के कारण इस सॉलिड के केस में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगला क्या है पॉइंट, इट रीगेन्स द शेप एंड साइज व्हेन द शेयर स्ट्रेस इज रिमूव। जब हम इस टाउ को रिमूव कर देंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, बट कंडीशन ये है कि हमारी जो शेयर स्ट्रेस हम जो अप्लाई करेंगे इसकी इलास्टिक लिमिट से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स की या लिक्विड्स की। मेनली लिक्विड्स की अगर बात करें, मान लीजिए कोई हमारे पास एक टैंकर है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें जो पानी है वो स्टेशनरी है, और हमने 2 प्लेट्स उस पानी में सबमर्ज कर दी सच दैट एक हमारी ये फिक्स्ड प्लेट है, एक हमारी ये मूवेबल प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये एक्चुअली डाई मार्कर्स हैं ताकि वो हमें विजिबल हो सके पानी के अंदर। अब हमने ऊपर वाली जो मूवेबल प्लेट है उस पर कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब जब हम कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इन केस ऑफ दिस फ्लूइड। और सॉलिड में हमारा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं था। अब हम देखेंगे कि इस फ्लूइड में एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया।
तो हमारा ऑब्जर्वेशन मेन क्या होगा, देयर वाज अ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड एंड दस वी कैन से दैट शियर स्ट्रेस इज जीरो एट रेस्ट। अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट पर है तो उसमें शियर स्ट्रेस क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। शियर स्ट्रेस इज जीरो एट रेस्ट। तो अब अगर फ्लूइड के बारे में कुछ हम डेफिनेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं तो अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। तो होगा कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अंडर शियर स्ट्रेस। continuous deformation under shear stress no matter how small the shear stress में भी, कितना भी छोटा shear stress अगर हम लगाएंगे बट उसके करस्पॉन्डिंग continuous deformation होगा ही होगा। ठीक है, और एक और कह सकते हैं a fluid is a substance which cannot sustain shear stress when at rest। तो at rest पे जब होगा, जब हमारा fluid rest पे है, it cannot sustain shear stress, it cannot sustain any shear stress। रेस्ट पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब रेस्ट पर होगा। थर्ड पॉइंट ये कह सकते हैं द सब्सटेंस विच फ्लोज एंड इज एबल टू चेंज द शेप, दिस इज बिकॉज द फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट द शेयर स्ट्रेस व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो फ्लूइड के शेप चेंज करने का मेन रीजन यही है कि इट कैन नॉट रेजिस्ट द शेयर स्ट्रेसेस एट रेस्ट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक as long as the fluid is in rest, जब तक रेस्ट पे रहेगा, as long as the fluid is in rest, fluid is in rest, shear stresses as long as the shear stresses in it will be zero। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो उसमें शियर स्ट्रेसेस हमारे जीरो हो जाएंगे रेस्ट पर। अब बात आती है आइडियल फ्लूइड की। देखिए वैसे तो कोई प्रैक्टिकली आइडियल फ्लूइड नहीं होता, बट थियोरेटिकली हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी, जीरो विस्कोसिटी, मतलब उसमें कोई भी विस्कोसिटी या विस्कस नेचर नहीं होगा, जीरो सरफेस टेंशन, जीरो सरफेस टेंशन। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता बिल्कुल भी। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। एंड लास्ट इज जीरो रेजिस्टेंस टू मोशन, जीरो रेजिस्टेंस टू मोशन, देयर विल बी नो रेजिस्टेंस टू मोशन। अगर मान लीजिए विस्कोसिटी जीरो मान ली जाए, मतलब म्यू आपका जीरो है, ठीक है, तो म्यू अगर जीरो है और हम न्यूटन्स लॉ की बात करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। तो अगर हमारा म्यू जीरो है तो म्यू जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, सच दैट टाउ इज इक्वल्स टू जीरो। तो शियर स्ट्रेसेस आर जीरो फॉर आइडियल फ्लूइड, शियर स्ट्रेसेस आइडियल फ्लूइड के केसेस में जीरो हो जाएगा। तो आइडियल फ्लूइड कह सकते हैं इट हैज जीरो शियर स्ट्रेस। बट जीरो शियर स्ट्रेस के अलावा इसमें एक और स्ट्रेस होता है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की अगर बात करें, तो नॉर्मल अगर स्ट्रेस की बात करें, इट हैज कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस। ये भी क्वेश्चन गेट में पूछा गया है कि एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड वो है जिसमें जीरो शियर स्ट्रेस हो और कांस्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए मोशन में है हमारा फ्लूइड, अगर फ्लूइड हमारा मोशन में है, मतलब रेस्ट पर नहीं है, तो उस केस में डी यू अपॉन डी वाई एग्जिस्ट करने लगेगा। ठीक है, तो डी यू ओवर डी वाई जब हमारा एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में हमारा टाउ जीरो नहीं होगा। तो जब हमारा फ्लूइड मोशन में होगा तब उसके केस में शियर स्ट्रेसेस डेफिनेटली होंगे। अब एक बात आती है कंटिन्यूम की। कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक्चुअली ये है क्या, कंटिन्यूम का मतलब है कि मैटर हैज नो वॉइड्स और स्पेसेस, मैटर हैज नो गैप्स, voids
और स्पेसेस। मैटर जो है हमारा कंटिन्यूअस है, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विदाउट एनी गैप्स, वॉइड्स और स्पेसेस। ओके, अब एक टॉपिक आता है नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, एक्चुअली नो स्लिप कंडीशन देखिए है क्या कि अगर कोई भी फ्लूइड, मान लीजिए ये हमारी कोई भी एक प्लेट है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अगर इस प्लेट के जस्ट कांटेक्ट में है तो इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड पार्टिकल विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट। तो ये इस पर क्या हो जाएगा, चिपका रहेगा। तो ये जब इस पर चिपका रहेगा तो इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होगी। अदर वर्ड्स में कहें कि फ्लूइड स्टिक्स टू द सॉलिड सरफेस एंड देयर इज नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयर विल बी नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है, नो स्लिपिंग कंडीशन इज मेनली बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। It is mainly because of the viscosity of fluid. It is mainly because of the viscosity of fluid. Okay. अब हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है, रो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर हमारा मास कांस्टेंट है, जनरली तो मास कांस्टेंट ही रहेगा, तो प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी भी बढ़ जाती है। द रीजन इज वॉल्यूम हमारा घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटती है, रीजन वॉल्यूम बढ़ती है। तो ये हमें पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी भी बढ़ रही है क्योंकि हमारा वॉल्यूम घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घट रही है क्योंकि हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है। अगली प्रॉपर्टी जो है दैट इज वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, इसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। स्पेसिफिक वेट डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा और गामा। इसे हम ओमेगा और गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है, m इंटू जी, अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, v। और आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रो जी। तो रो जी इज एक्चुअली द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो हमारी है स्पेसिफिक वॉल्यूम की। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वर्ड कहीं भी स्पेसिफिक आ जाए तो मतलब वो हमेशा पर यूनिट मास बेसिस में होता है। तो यहाँ आ गया हमारा वॉल्यूम अपॉन मास, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। तो आप देख रहे हो जो हमारी डेंसिटी की यूनिट है और हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट है एक दूसरे के इनवर्स है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेंसिटी। इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेंसिटी की भी यूनिट हमारी इनवर्स है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ये क्या है, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एन अननोन सब्सटेंस और फ्लूइड, अननोन फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की जो हमारी डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, ये हमारी मिनिमम हो जाती है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है हमारी मैक्सिमम। और ये दो किस लिए क्यों होते हैं फिनोमेना, इट इज बिकॉज ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसी के कारण क्या होता है, जब भी बहुत ठंड पड़ती है तो हमारे पॉन्ड्स और लेक्स जो होते हैं उनमें सिर्फ ऊपर वाली सतह पर बर्फ जम जाती है और नीचे वाली लेयर्स रिलेटिवली
हायर टेम्परेचर पर रहती है, इसलिए हमारी फिशेज और जितनी भी मरीन लाइफ होती है वो बच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली वाटर को हम लोग एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डेंसिटी जो है, हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर डिटरमाइन करेंगे। और अगर हम यूनिट की बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, मतलब डेंसिटी का ही रेशियो है, तो इसीलिए देयर इज नो यूनिट। लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हिंदी में कहेंगे गाढ़ापन। गाढ़ापन, जैसे मान लीजिए अगर हनी और वाटर को कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है और वाटर की विस्कोसिटी कम है। अब बात आती है कि विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या। तो मान लीजिए अगर कभी भी कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो नीचे वाली लेयर आगे बढ़ रही है, तो जब नीचे वाली लेयर आगे बढ़ रही है तो वो ऊपर वाली लेयर को भी अपने साथ आगे ही खींचना चाहेगी। बट ये जो ऊपर वाली लेयर है ये नीचे वाली लेयर को रोक कर पीछे लाना चाहेगी। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखें तो एक लेयर आगे जाना चाह रही है वेरएज दूसरी लेयर उसे पीछे खींचना चाहेगी, तो इसी के चलते इन दोनों में एक रेजिस्टेंस टू फ्लो डेवलप हो जाएगा। रेजिस्टेंस टू फ्लो, लेयर्स के बीच में देयर विल बी अ रेजिस्टेंस टू फ्लो, और इसी रेजिस्टेंस का नाम क्या है? इसी रेजिस्टेंस का नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, एंड विस्कोसिटी इज मेनली बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, ठीक है, मेनली इस वजह से होती है। अब अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखें, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, वेयर म्यू इज एक्चुअली द कांस्टेंट। जो हमारा शेयर स्ट्रेस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डी यू के, और टाउ वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी वाई के। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी, वेयर जो म्यू है कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और डी यू ओवर डी वाई जो है ये हमारा है वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या है कि शेयर फोर्स जो लग रहा था वो हमारा अपर प्लेट पे लगेगा। एरिया ऑफ द प्लेट ए है जो कि कांटेक्ट में होगा। वेलोसिटी ऑफ द अपर प्लेट है हमारी कैपिटल वी। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है हमारा कैपिटल वाई, और वी और वाई बहुत ज़्यादा वैल्यू वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हमारा v अपॉन u है वो y अपॉन y है। तो मतलब अगर करें u अपॉन, नहीं, अगर यहाँ देखें u की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? vy अपॉन कैपिटल y। और एक्चुअली ये है लीनियर प्रोफाइल, ये हमारी है लीनियर प्रोफाइल। ठीक है, ये हमारी लीनियर प्रोफाइल है। तो मतलब अगर शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फ्लूइड के केस में शेयर स्ट्रेस प्रोफाइल कैसी होगी, तो वो होगी हमारी लीनियर, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि उसकी प्रोफाइल लीनियर होगी। या v अपॉन y इज इक्वल्स टू डी यू ओवर डी वाई, वेयर डी यू ओवर डी वाई इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। हालांकि इसको पूरे को डिराइव भी किया जा सकता है, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया। अब अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ म्यू, तो जब आप अगर इसकी SI यूनिट निकालोगे तो आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता है न्यूटन पर मीटर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा होता है
पास्कल, तो इसकी यूनिट हो सकती है पास्कल, सेकेंड भी यूनिट हो सकती है। इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो है हमारी पॉइज, और 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। नाउ अगर बात करें काइनेमैटिक विस्कोसिटी की, अगर बात आती है काइनेमैटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट म्यू अपॉन रो। म्यू जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, इट इज कॉल्ड एज काइनेमैटिक विस्कोसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू, और इसका एसआई यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट इसकी हो जाती है स्टोक, और 1 स्टोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारी इसकी सीजीएस यूनिट हो जाती है। और एक फॉर्मूला और याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल्स टू du अपॉन dy, एंड du अपॉन dy इज इक्वल्स टू d थीटा अपॉन dt। ये हमारा होगा डिफॉर्मेशन रेट, किस रेट से हमारा फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है, और ये हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का लिक्विड्स और गैसेस पर क्या इफेक्ट होता है, तो अगर हम यहाँ लिख लें लिक्विड्स, अगर हम यहाँ ले लें गैसेस, और मेनली दो हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, एक है म्यू, एक है न्यू, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमैटिक विस्कोसिटी। टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड्स की दोनों विस्कोसिटीज डिक्रीज करेंगी, वेयरएज गैसेस में दोनों विस्कोसिटीज इंक्रीज करती हैं। लिक्विड्स में इंक्रीज क्यों कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे कोहेजन फोर्सेस डिक्रीजेस, ये मेन रीजन है कि हमारे जो कोहेजन फोर्सेस हैं दे आर डिक्रीजिंग इन केस ऑफ गैसेस, एंड म्यू ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इस फॉर्मूले पर भी गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल 1 नंबर का था कि अगर किसी गैस की किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे विस्कोसिटी इतनी है तो दूसरे टेम्परेचर पे विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द विस्कोसिटी एट एनी अननोन टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो लिक्विड्स के केस में तो ये डिक्रीजिंग दिखाई देगा और गैसेस के केस में ये इंक्रीजिंग दिखाई देगा। ठीक है, और एक एम्पिरिकल सदरलैंड रिलेशन देखा गया है, एम्पिरिकल सदरलैंड रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है म्यू ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू b√T अपॉन 1 + ST, where T इज द टेम्परेचर, B और S हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और अगर प्रेशर का इन्फ्लुएंस देखें कि प्रेशर का कोई इन्फ्लुएंस हमारी विस्कोसिटी पर, तो देयर इज नो अप्रिशिएबल इफेक्ट, देयर इज नो अप्रिशिएबल इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स की बात करें, तो मेनली इनमें 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, एक है न्यूटोनियन और एक है हमारे नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो हैं जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन में मेनली हमारे 2 कैटेगरीज है, एक है विस्कोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट, और दूसरा है हमारी viscosity is time
इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें ये दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, पहला है टाइम डिपेंडेंट का और दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट का। मतलब विस्कोसिटी जो है हमारी टाइम पर डिपेंड कर रही है और दूसरे में विस्कोसिटी हमारी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है। अब विस्कोसिटी जब हमारी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, इसमें भी हमारे दो सब क्लासिफिकेशन है। पहला है एक हमारा शेयर थिनिंग और दूसरा है हमारा शेयर थिकनिंग। शेयर थिनिंग का मतलब है कि du अपॉन dy के बढ़ने से इसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, तो ये हो गया हमारा शेयर थिनिंग। फॉर एग्जाम्पल शेयर थिनिंग का क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मिल्क, केचप, ये हमारे हो गए शेयर थिनिंग। ठीक है, और इनको हम कहते हैं सूडो प्लास्टिक। दीज आर कॉल्ड एज सूडो प्लास्टिक। और शेयर थिनिंग का मतलब है कि शेयर थिकनिंग का मतलब है du अपॉन dy के बढ़ने से न्यू बढ़ रहा है, थिकनेस बढ़ रही है फ्लूइड की। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए आपके, इसके एग्जाम्पल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक सैंड। क्विक सैंड मतलब जो हमारी रेत होती है जो धंसने लग जाती है। अक्सर लोग रेत में धंसने के बाद हाथ पैर चलाते हैं, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी और बढ़ती है तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्विक सैंड या दलदल जो भी है, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ शेयर थिकनिंग। नाउ टाइम डिपेंडेंट में भी हमारे दो केसेस आएंगे। एक होता है कि विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, मतलब टाइम जब ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो उनकी विस्कोसिटी घट जाएगी, और दूसरा है विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम, मतलब टाइम के आगे बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ रही है। पहला केस जो है वो है थाइजोट्रॉपिक का, दूसरा है हमारा रिहोपेक्टिक। ऐसे फ्लूइड्स को कहेंगे रिहोपेक्टिक। तो विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, योगर्ट, और विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम, दैट इज रिहोपेक्टिक, जैसे बेंटोनाइट सॉल्यूशन। सो ये हमारा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का, जिसमें एक तो विस्कोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट है, एक तरफ टाइम डिपेंडेंट है। अब टाइम इंडिपेंडेंट में भी शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग। शेयर थिनिंग में क्या होगा कि du बाई dy बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और शेयर थिनिंग को हम लोग कहते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड्स। इसका नाम होता है डाइलेटेंट फ्लूइड्स, जैसे ये सूडो प्लास्टिक कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाइलेटेंट। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक सैंड। ये भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था। सूडो प्लास्टिक du ओवर dy के बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो रही है, और विस्कोसिटी अगर टाइम डिपेंडेंट है तो विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम। थाइजोट्रॉपिक और रिहोपेक्टिक।